नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी में खास करके खाने पीने की और आवश्यक जीवन जरूरी वस्तुओं पर जो अनब्रांडेड गुड्स हैं उन्हें या तो जीएसटी में से एग्जम्पशन दिया गया है या 5% जीएसटी लगाया गया है, जबकि वही वस्तुएं यदि ब्रांड नेम के अंतर्गत सप्लाई किया जाए तो उन पर थोड़ा हायर जीएसटी लगता है। तो ब्रांड नेम, अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, इसके बारे में एक वीडियो में डिटेल में पहले बना चुका हूं, वह भी आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम पर गुड्स सप्लाई करने का क्या इंपैक्ट पड़ता है उसके बारे में ऑनरेबल त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसी के बारे में आज के अंक में जानकारी दे रहे हैं। इस केस में स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अथॉरिटीज के पास ऐसी जानकारी आई थी कि करदाता ब्रांडेड राइस के लेन देन का कार्य करता है। यहां पर वर्ड्स यूज ब्रांडेड है, रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड की बात नहीं है, जबकि कंपनी का यह कहना था कि वह अनब्रांडेड नॉन बासमती चावल सप्लाई करती है। इसी के बेसिस पर स्टेट जीएसटी अथॉरिटीज ने सर्च किया और डिमांड कम शोकोज नोटिस करदाता को दिया। उस शोकोज नोटिस में यह दर्शाया गया था कि करदाता 25 किलोग्राम की बैग में आहार नॉर्मल, आहार गोल्ड और आहार प्रीमियम के ब्रांड नेम से चावल पैक करके सप्लाई करने का कार्य करता था। उस नोटिस के अंदर यह भी दर्शाया गया था कि जीएसटी नोटिफिकेशन के अंदर ब्रांड नेम, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, एक्शनेबल क्लेम इत्यादि टर्म्स को डिफाइन किया गया है। करदाता पैकेज्ड राइस सप्लाई करता था जिस पर आहार राइस इस तरह का मार्क्स लिखा होता था और एक स्पेसिफिक इमेज या एक पिक्चर भी उस पैकेज के ऊपर बना होता था। इसलिए यह एलिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया कि यह जो कंटेनर था या यह जो पैकेज था उसके ऊपर ब्रांड नेम है ऐसा माना जाएगा। दूसरा, यह भी एलिगेशन किया कि करदाता ने उस ब्रांड नेम पर जो एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट होता है उसको वॉलंटरीली फॉरगो नहीं किया है, जैसा कि नोटिफिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट है। इसलिए करदाता को जीएसटी भरना आवश्यक है। इसी बेस पर करदाता के ऊपर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की डिमांड रेज कर दी गई। पहले यह केस असिस्टेंट कमिश्नर के पास चला जिन्होंने डिमांड कंफर्म कर दी। उसके बाद कमिश्नर अपील्स ने भी डिमांड कंफर्म कर दी। बाद में यह मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष गया, जहां पर टैक्स पेयर की तरफ से यह दलील दी गई कि आहार नॉर्मल, आहार गोल्ड और आहार प्रीमियम यह रजिस्टर्ड ब्रांड नेम नहीं है, इसलिए इनके तहत की गई सप्लाईज को टैक्सेबल सप्लाईज नहीं माना जाएगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि जब टैक्स पेयर के वहां सर्च हुई थी तब टैक्स पेयर के वहां पर आहार नॉर्मल, आहार गोल्ड और आहार प्रीमियम के ब्रांड नेम की 25 किलो में पैक किए हुए चावल की साइजेबल क्वांटिटी को भी सीज किया गया था और इसके बारे में भी पर्याप्त स्पष्टीकरण करदाता नहीं दे पाया। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले तो जो असेसमेंट किया गया वह मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड है उसके आधार पर किया गया। दूसरा, साइजेबल क्वांटिटी पैकेज ब्रांडेड राइस की करदाता के प्रीमाइसिस में से सीज की गई थी, जिससे यह पता चलता है कि करदाता इस ब्रांड का चावल सप्लाई करने का काम कर रहा था। थर्डली, जो करदाता के प्रीमाइसिस में स्टोर किया हुआ चावल सीज किया था उसके ऊपर डिमांड रेज नहीं की गई थी। उसके अलावा करदाता ने यह भी एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि यह जो अलग अलग तरह के नाम के तहत चावल स्टोर किया गया था वह क्वालिटी के
हिसाब से वहां पर फैक्ट्री के गोडाउन में स्टोर किया गया था, लेकिन उसके बारे में कोई भी एविडेंस करदाता नहीं दे पाया। और सबसे लास्ट में जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्य भी इस प्रकार के जो करदाता है उनके लिए भी ये जानना आवश्यक है। जो करदाता की तरफ से यह एक दलील दी गई कि यह जो भी ब्रांड नेम है वह रजिस्टर्ड ब्रांड नेम नहीं है, इसलिए इन पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस दलील को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, और उस इनकार करने का कारण जीएसटी के नोटिफिकेशन नंबर 1 ऑफ 2017 में जो 22 सितंबर 2017 के नोटिफिकेशन से बदलाव किया गया था वह था। उसके अंदर पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड बेरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड नेम के बदले में पुट अप इन यूनिट कंटेनर एंड ए बेरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड नेम, यानी यदि रजिस्टर्ड ब्रांड नेम है तब तो वह ब्रांडेड गुड्स की श्रेणी में आ ही जाएगा। उसके अलावा यदि बी bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available, तो यह बी वाली कैटेगरी है, यह हमको समझना बहुत आवश्यक है। जहां पर ब्रांड नेम है, आप ध्यान से देखिए, रजिस्टर्ड वर्ड नहीं है, तो अनरजिस्टर्ड भी ब्रांड नेम है, लेकिन एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ जहां पर अवेलेबल है, तो उसको भी ब्रांडेड गुड्स की श्रेणी में माना जाता है। हालांकि यह जो बी कैटेगरी के गुड्स है उनके अंदर एनफोर्सेबल राइट्स को वॉलंटरीली फॉरगो किया जा सकता है। उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, एफिडेविट देना होता है, पैकेजेस के ऊपर उसका डिस्क्रिप्शन देना होता है। उसके बारे में आप पुराना वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार ऑनरेबल हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पहले जो रिक्वायरमेंट थी कि रजिस्टर्ड ब्रांड नेम होना चाहिए, उसके बदले में अब उस रिक्वायरमेंट को एक्सपांड कर दिया गया है, और उसके हिसाब से रजिस्टर्ड ब्रांड नेम भी हो सकती है या दूसरी ब्रांड नेम जिसके ऊपर एक्शनेबल क्लेम या एनफोर्सेबल राइट उपलब्ध हो, तो उसे भी ब्रांड नेम की श्रेणी में ही माना जाएगा। तो यदि ऐसा है तब भी वह ब्रांडेड गुड्स माना जाएगा और उस पर जीएसटी जहां पर भी देय है वहां लगेगा। इस केस में भले ही यह अनरजिस्टर्ड ब्रांड नेम था, लेकिन इस पर एक्शनेबल क्लेम और एनफोर्सेबल राइट कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अवेलेबल था, जिसको फॉरगो नहीं किया गया था, इसलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसे ब्रांडेड गुड्स माना। ऑनरेबल कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि भले ही टैक्स पेयर का जो ब्रांड नेम है वह रजिस्टर्ड नहीं था, फिर भी इस पर एक्शनेबल क्लेम कोर्ट ऑफ लॉ में अवेलेबल था। ऐसी परिस्थिति में जीएसटी की लायबिलिटी न आए, इसके लिए करदाता को यह एक्शनेबल क्लेम को फॉरगो करना था, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी ने यह पाया कि करदाता ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए करदाता की पिटीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और जिसके फलस्वरूप करदाता को इतनी बड़ी जीएसटी की लायबिलिटी भरने की नौबत आ गई। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।